हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आज आप लोग को बहुत ही अच्छे लेखक और अच्छे साहित्यकार के बारे में आज मैं बताने जाऊंगा। उनकी कुछ ऐसी विवेचनाएं रही, उनकी ऐसी कुछ मानसिक धारणाएं रही, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं, आप लोग का क्या हालचाल है भाई, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हैं आप लोग बताएंगे। चलिए आइए हम लोग जानेंगे आज अजंता के एक ऐसे महान लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। उनके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उससे पहले एक लाइन हो जाए। एक संस्कृत का एक लाइन है, 10वीं में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो शुक्ति सुधा का वह श्लोक है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थात जो व्यक्ति अगर सज्जन काव्य शास्त्र विनोदेन, सज्जन व्यक्ति क्या करता है, जो पढ़ने वाला लिखने वाला व्यक्ति होता है वह काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है, लेकिन वहीं पर जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका झगड़ा लड़ाई इत्यादि करने में उनका समय बीतता है। इसी के बारे में इस मैं बताना था। तो ऐसे कार्य नहीं करना है आप लोग को। हम लोग को आज पढ़ना है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के बारे में। थोड़ा आज फंटास्टिक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। लगे कि एकदम मज़ा आ जाए। थोड़ा लग रहा है कि सर्दी भी हो गया है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा देंगे ना इमोजी देकर, तो मैं एकदम फिट हो जाऊंगा। तो आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में कि उनका परिचय क्या है, उनका उनके विषय में क्या क्या मूलभूत आशाएं हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है भैया, इतनी बातें क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। चलिए आइए जानते हैं। तो उससे पहले आप लोग को एक काम करना है। बातें तो होती रहेंगी, पढ़ाई तो होता रहेगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन भैया अगर वीडियो अच्छा लगे ना, हम लोग का मेहनत आप लोग को दिखे ना, तो लाइक कर दिया करो भाई, इतना तो कर ही सकते हो। और उसके बाद से उससे भी और अच्छा लगे और अंदर से फिर अरे सर पाठक सर तो कमाल कर दिए, धमाल कर दिए, बवाल कर दिए। थोड़ी सी ये लाइट की दिक्कत है, नहीं तो भौकाल बजा दिए। तो भैया थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, कर लिया करो ना यार, क्या होता है, क्या पैसा लगेगा। हम तो रहते तो पहले, अगर आपका रहता तो एकदम ये अंगूठा, अपना अंगूठा उसमें लगाते भैया, 3-4 बार सब्सक्राइब करते। चलो आओ देखो। तो हम लोग जानेंगे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था और इनके क्या बोलते हैं, इनका गांव कौन सा है, इनकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई, और ये कौन किस कैसे कैसे इनका जीवन काल था, कैसे क्या रहा, आइए हम लोग जानते हैं पहली पहले और अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में हुआ था। और इनका इनका जो शिक्षा दीक्षा रहा, ये इन्होंने एमए तक पढ़ाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एमए तक पढ़ाई किया। और इसके बारे में बताएं, इनके बारे में तो ये बहुत ही अच्छे लेखक रहे, साहित्यकार रहे। और इनकी जो शिक्षा है वो क्या है, एमए तक ही है, ठीक है। और कह रहा है इनकी लेखन विधा, तो इनकी लेखन विधा है आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण, रेखा चित्र। और इनकी जो आजीविका रही वह रही प्रोफेसर एवं साहित्य सृजन। क्या भैया, प्रोफेसर और साहित्य सृजन। जैसे हम लोग की भाई आजीविका क्या है, हम लोग का क्या है भाई, अभी आजीविका पढ़ाना है, उससे ही जो कुछ पैसे अर्न हो जाए, ठीक है। उसके बाद से इनका निधन हो जाता है, बहुत थोड़ा बुरा होता है। थोड़ा और 2-3 साल रह जाते, थोड़ा और रचनाओं का निर्माण किए होते का भैया, ठीक है। तो इनका जो निधन होता है सन 1982 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1982 ईस्वी में। इनकी साहित्य में जो पहचान रही वो क्या रही, महान शैलीकार। क्या भैया, महान शैलीकार, समर्थ आलोचक एवं पुरातत्व ज्ञाता, एवं क्या, पुरातत्व ज्ञाता। और इनकी भाषा जो रही ना भाई, वो थी शुद्ध प्राकृतिक और परिमार्जित। इनकी 2 भाषाएं थी, शुद्ध प्रकृति और परिमार्जित, ठीक है। और इनकी शैली के विषय में भैया बताएं तो क्या है भैया, देखो ना, देख लो यार, देखो ना, देखो इधर क्या है, विवेचनात्मक है, वर्णनात्मक है, भावात्मक है।
इनकी 3 शैलियाँ रही और बहुत ही अच्छी शैलियाँ रही, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक। देखो, एक इस पे बात आ जाए, एक शेर अर्ज करता हूँ, अच्छा लगे तो बताना। मुस्कुराओ ऐसे कि किसी को पता ना चले, मुस्कुराओ ऐसे कि किसी को पता ना चले, दुख हो मगर उसे, दुख हो मगर उसे, पर उसे भी बुरा ना लगे, दुख हो उसे भी पर उसे भी बुरा ना लगे। कुछ ऐसा कर जाओ अपने जीवन में, कुछ ऐसा कर जाओ अपने जीवन में, ताकि किसी को पता ना चले, ताकि किसी को पता ना चले। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। आइए अब इनके परिचय के विषय में जानते हैं। इतनी बातें तो हम लोग संक्षिप्त रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, पढ़ लिया, ठीक है। और फिर मैं एक बार भैया कहता हूँ, फिर एक बार कि आप लोग लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, हम लोग मतलब इतना मेहनत करते हैं ना, हम लोग के साथ साथ हम लोग तो थोड़ा कम भी करते हैं, लेकिन अभिषेक भैया और शिवम भैया तो भैया मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितना मेहनत करते हैं। हम लोग तो भाई हिंदी है, पढ़े हैं, और लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम तो अपना नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बस हम लोग का यही टारगेट है। अगर देखिए इस समय अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लोग और अच्छे अच्छे अध्यापक का, चाहे हम ही लोग अगली ईयर जो आप लोग कुछ अनुज होंगे, या आप लोग जब 11वीं में या 12वीं में जाएंगे, तो अभिषेक भैया से मैं खुद बात करूंगा कि हम लोग 4 क्लासों को चलाया जाए। 4 क्लासेज कौन सा, 9, 10, 11, 12। तो आप भैया एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, बस 3 ही चीज़ तो मांग रहे हैं, इतना कर दिया करो, ठीक है। कर दीजिएगा, ठीक है। और मुस्कुराते हुए, बोझ नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो हम लोग जाने क्या, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में। अब बलिया से बात आई तो कुछ बात ना हो, कुछ डायलॉग ना हो तो बात ही नहीं बनती है। अरे पहले ही कहा जाता है कि वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया वाले जितने लोग होंगे वो लाइक तो कर ही देंगे भैया। अब बलिया से तो मैं भी हूँ, तो बात तो बनती है का। बलिया का इतिहास तो सभी लोग जानते होंगे। चलिए देखते हैं आगे। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के विषय में हम लोग इतने जाने संक्षिप्त रूप में, और हम लोग जानेंगे अब उनका विस्तृत रूप से उनका परिचय। एकदम भैया तोड़म फोड़ पढ़ाई करना है, एकदम भौकाल मचा देना है, लगे ना पड़ोसी क्योंकि अरे भैया ये कहाँ से पढ़ लिया यार, इसे ही क्यों मिल गया वो चैनल, मुझे ही क्यों नहीं मिला, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। एकदम मुस्कुराते हुए, एकदम लगे कि किसी अरे मतलब उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे देखो। देखिए बच्चिए, इनके परिचय कह रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के उजियारीपुर नामक गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, गांव से हुई, ठीक है। करे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गए, और वहाँ पर प्राचीन इतिहास से क्या किया इन्होंने, एमए किया, ठीक है। और संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व में रुचि रखने वाले उपाध्याय जी हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध उन्नायक रहे। हिंदी साहित्य का क्या रहे भैया, प्रसिद्ध उन्नायक रहे। आगे देखो, उन्होंने भारत प्राचीन इतिहास और भारतीय संस्कृति का क्या किया, गहन अध्ययन किया। क्या किया भाई, क्या किया, देखो यहाँ पर
भारत और प्राचीन इतिहास और भारतीय संस्कृति का क्या किया, गहन अध्ययन किया। देखो यहाँ पर गहन अध्ययन किया। और पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय आदि में अध्यक्ष पद पर क्या किए, कार्य किए। इसके अतिरिक्त पिलानी, यहाँ पर है पिलानी, इसके अतिरिक्त पिलानी के बिड़ला महाविद्यालय, पिलानी के कौन से विद्यालय, बिड़ला महाविद्यालय, और बाद में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, कहाँ पर, उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर क्या किए भैया, कार्य किए। क्या किए, कार्य किए। और वहाँ से छुट्टी लेने के बाद यानी अवकाश ग्रहण करने के बाद इन्होंने कहाँ पर निवास बना लिया, देहरादून में अस्थाई निवास बना लिए। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई ना बाबू? नहीं आई ना, बहुत अच्छा, इतनी बातें समझ गए। अब आगे हम लोग देखेंगे और आगे जानेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से दर्शाया है। उसके आगे देखिए, कह रहे कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में मॉरिशस, कह रहा है कहाँ पर, मॉरिशस में। ठीक है भाई, मॉरिशस में कार्यरत रहे। और यूरोप अमेरिका, चीन आदि देशों का इन्होंने क्या किया, भ्रमण कर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर व्याख्यान दिए। उन्होंने उससे अधिक ग्रंथों की रचना हिंदी साहित्य को समृद्ध बना दिया है। ठीक है, अब देखिए, कह रहे कि और 12 अगस्त सन 1982 ईस्वी को 12 अगस्त सन 1982 ईस्वी को उनका क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया भैया, निधन हो गया। अब आगे देखिए, कह रहे कि डॉक्टर उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे, धनी थे। उन्होंने आलोचना, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र और विशेष रूप से पुरातत्व पर क्या किया, विपुल साहित्य की रचना किए। ठीक है, उनकी रचनाओं में गहन अध्ययन, मौलिक विचार और विद्वता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। क्या देती है, छाप दिखाई देती है। अब देखिए आगे, कह रहे कि वे प्राचीन भारत के समर्थ अध्येता होते हुए, क्या भैया, होते हुए रूढ़िवादिता और परंपरावादिता से, देखिए यहाँ पर परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। क्या रहे, ऊपर रहे। और गहन से गहन विषय को, मतलब कठिन से कठिन विषय को, ठीक है, सरल भाषा में क्या किया, प्रस्तुत करने की विशेषता विकसित किए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जानेंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जानेंगे, उसके बाद भाषा शैली के बारे में जानेंगे। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर दर्शाया है प्रमुख रचनाएं इनकी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं देखिए।
प्रमुख रचनाएं इनकी निम्न प्रकार की हैं। पुरातत्व संबंधी ग्रंथ, और इसमें कौन कौन से आती हैं? मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, उसके बाद कालिदास का भारत। ठीक है, ये क्या है? इनकी पुरातत्व संबंधी ग्रंथ है। पूछेगा कि उपाध्याय जी का पुरातत्व यानी भगवत शरण उपाध्याय जी का क्या पुरातत्व संबंधी ग्रंथ कौन कौन सा है? तो आप लोग यही दर्शाएंगे, मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी और कालिदास का भारत। ठीक है, मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, कालिदास का भारत। ये क्या है भैया? पुरातत्व संबंधी ग्रंथ है। उसके बाद इतिहास संबंधी ग्रंथ क्या है भगवत शरण उपाध्याय जी का? पूछेगा इतिहास संबंधी ग्रंथ है, ऐसे दे देगा और इन्हीं में से कोई ऑप्शन दे दे, तब क्या करेंगे? आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या है भैया, कौन कौन सा है? पहले सबसे महत्वपूर्ण है खून के छींटे, उसके बाद इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्नों पर, उसके बाद इतिहास के पन्नों पर, उसके बाद कौन सा भैया? प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद साम्राज्यों का उत्थान पतन। ये इनकी क्या है? इतिहास संबंधी ग्रंथ है। बात आई समझ में? अब आगे देखो, आलोचना इनकी कौन कौन सी है? तो इनकी आलोचना है विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला मंदिर, कला मंदिर सॉरी साहित्य और कला ऐसे रहेगा, मंदिर और भवन, मंदिर और भवन, इतिहास के पन्नों पर। ठीक है, ये क्या है? इनकी आलोचना है। उसके बाद यात्रा वृत्तांत क्या क्या है भैया? तो देख लो, इनकी यात्रा वृत्तांत कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, उसके बाद लालचीन। ठीक है, उसके बाद संस्मरण एवं रेखा चित्र क्या है? ये बताइए, संस्मरण और रेखा चित्र है, उसमें दे दे मैं देखा हूँ। उसके बाद इतिहास के पन्नों पर, मंदिर और भवन, इन्हीं की रचना इसमें दे दे और कहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको पढ़े रहेंगे तो बताएंगे ना, मैंने देखा ठूठा आम ठीक है, मैंने देखा कि वो क्या है? ठूठा आम है। वो दोनों क्या है? इनकी संस्मरण एवं रेखा चित्र है। अब हम पढ़ेंगे उनकी भाषा शैलियों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं भाषा शैलियों के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, इनकी भाषा शैली के बारे में बताऊं तो इनकी भाषा शैली देखिए यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर उपाध्याय जी ने शुद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित खड़ी बोली भाषा कह रहा है, खड़ी बोली भाषा का हिंदी में क्या किए? प्रयोग किए। और उनकी भाषा में सरलता, सहजता, प्रवाह और बोधगम्यता का अद्भुत क्या है भैया? मेल मिलता है। क्या मिलता है? मेल मिलता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गंभीर विषयों को भी वे कितना बहुत ही सरल और रोचक शैली में क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे, दिखाते थे, बताते थे, या कहें तो समझाते थे। आगे देखो, कह रही कि पाठक सर नहीं समझना, पढ़ने वाला व्यक्ति। ठीक है, पाठक सहज यानी आसान ही समझ सके, यानी जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसी को पाठक कहते हैं। ठीक है, पढ़ाने वाला नहीं, जो भी पढ़ने वाला व्यक्ति है उसी को पाठक कहते हैं, और वो आसानी से चीज़ों को समझ जाए, वही बता रहे हैं। अब देखिए, कह रहे इनकी रचनाओं में तथ्यात्मक, कल्पना और सजीवता का समन्वय मिलता है। क्या मिलता है? समन्वय मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कह रहे कि विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक शैलियों का सफल प्रयोग इन्होंने किया। क्या किया? सफल प्रयोग किया। और उनकी भाषा का लालित्य, ठीक है, चमक, लालित्य यानी चमक, उनके गंभीर चिंतन का रोचक बना देता है। गंभीर चिंतन का क्या भैया? रोचक यानी अच्छा लगने लगता है। ठीक है भैया, अब इतनी बातें आप समझ गए भाषा शैली में। अब बताएं
अब हम लोग अजंता पाठ चैप्टर है और इसमें अजंता का संबंध क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। तो कह रहा है पाठ से संबंध, तो अजंता, अजंता यह अध्याय है और इसका जो संबंध है पुरातत्व संबंधी लेख से है। किससे है? कोई पूछेगा कि अजंता का संबंध किस लेख से है, तो पुरातत्व संबंधी लेख से है। बात आई समझ में ना भैया? आप देखो आगे कह रहे कि जिसमें लेखक क्या करता है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का वर्णन करता है। क्या करता है भैया? वर्णन करता है। क्या करता है? अजंता का संबंध किस लेख से है? अजंता का संबंध का लेख है तो कौन सा है? पुरातत्व है। और जिसमें लेखक इसमें क्या करता है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का क्या करता है? वर्णन करता है। तो भैया अब हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इनके परिचय के विषय में पढ़ लिए और थोड़ा सा और चीज़ें जानेंगे, वो है थोड़ी सी उनकी साहित्य सेवाएं। देखो इतना तो लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमको उनके विषय में जानना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनकी साहित्यिक सेवाएं लिख लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद अध्याय स्टार्ट करते हैं। देखिए इनकी साहित्यिक सेवाएं को देखिए। इनकी साहित्यिक सेवाओं को देखिए। कह रहा है इनकी साहित्यिक सेवाओं में कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य में इतिहास और पुरातत्व को साहित्य से जोड़ने वाले महान विद्वान के रूप में क्या है भैया? प्रतिष्ठित है। और उनकी मौलिकता स्वतंत्र विचारधारा और सरल प्रस्तुति ने हिंदी आलोचना, यात्रा साहित्य और इतिहास लेखन की को क्या दिया? एक नया नाम दिया। क्या दिया भैया? एक नया नाम दिया। और आगे देखिए हिंदी साहित्य में उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक और मौलिक चिंतन के रूप में उच्च स्थान क्या है भैया? उच्च स्थान प्राप्त है। मौलिक चिंतन के रूप में उच्च स्थान प्राप्त है। इतनी बातें क्लियर हैं? देखो बच्चों इनका गद्यांश है, जो पहला गद्यांश है, ज़्यादा इसमें से आता नहीं, अजंता में से एक दो गद्यांश आते हैं, तो उन्हीं को हम लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ देखो ये पहला गद्यांश हमारा कह रहे कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। ठीक है, किस तरह इंसान को खूबियों की कहानी सदियों बाद, ठीक है, खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। किस प्रकार से पहुंचाई जाए, यह कवि की आशा है। और इसके लिए आदमी ने कितने उपाय सोचे और उसको पूरा किए। ठीक है, अब देखिए उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे। ठीक है, और तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए। देखिए यहाँ पर पत्थर के खंभे खड़े किए। तांबे और
पीपल के पत्तरों पर पीतल के पत्तरों पर अक्षरों के मोती, अक्षरों के क्या मोती क्या हैं, बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो हमारी अमानत विरासत बन गई है, जो हमारी अमानत विरासत बन गई है। अब इस गद्यांश का तात्पर्य क्या है? तो कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य प्राचीन काल से लेकर आज तक, ठीक है, वर्तमान काल तक यानी अभी तक, प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य यही प्रयत्न करते चला आ रहा है कि किस प्रकार से अमरत्व को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से हम अमर बन सके। वह लगातार यह प्रयास करते चला आ रहा है और हर जगह हर स्थान पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जबकि उसको पता है कि मृत्यु सत्य है। हर एक इंसान की एक दिन मृत्यु होनी है, जो जन्म लिया हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। फिर भी वह यह प्रयास करते रहता है कि हमारी मृत्यु न हो और हम अमरत्व को प्राप्त कर सके या हम अमर बन जाए, ठीक है। इसमें इस गद्यांश में यही दर्शाया गया है कि कवि यह कह रहा है कि एक इंसान पहाड़ की चोटियों को काटकर, पेड़ों की खाड़ियों को काटकर, अनेक प्रकार की खाड़ियों को काट कर यह सोच रहा है कि यह मेरे ऊपर गिर जाएगा, इसलिए उसे सफाया कर दे रहा है और इसी प्रकार अनेक कार्य कर रहा है। अब यह कवि के अंदर आशा उत्पन्न होती है कि इस संदेश को कैसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, तो यह गद्यांश के रूप में यह कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गद्यांश का, इस अजंता पाठ के जो लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इस गद्यांश का हम लोग संदर्भ लिखेंगे और इनकी व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत गद्यावतरण अजंता नामक पाठ से, या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के अजंता नामक पाठ से क्या भैया उद्धृत है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब आइए हम लोग जानेंगे इसकी व्याख्या करेंगे और कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। बातें आप लोग को एक एक बिंदु समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छा है, देखिए इसको। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि उपाध्याय जी कहते हैं कि, या डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि अपने जीवन को मृत्यु चुंगल से स्वतंत्र कराने के लिए, या स्वतंत्र करके उसे अमर बना देना, ठीक है, उसे क्या कर देना? अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से, यानी लंबे समय से क्या करता आ रहा है? करते चला आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, वह केवल कामना ही नहीं करता है, केवल वह कामना ही नहीं करता आ रहा, परंतु इसके लिए वह क्या कर रहा है? निरंतर यानी अथक प्रयास करते चला आ रहा है। वह अपने शरीर, यहाँ देखिए, वह अपने शरीर को तो अमर नहीं बना सकता, किंतु वह अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को, समयों को क्या कर रहा है? अमर बनाने में अवश्य सफल रहा है। अवश्य क्या हो रहा है भैया? सफल हो रहा है। अब आगे देखो, कह रहे कि इसके लिए उसने क्या किया भैया? पर्वत के गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पलों को, उन समयों को, उनमें
उकेर कर, ठीक है, उकेर कर सदैव के लिए क्या कर दिया, अमर कर दिया। उकेर कर है, अमर कर दिया। और इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय कराने के लिए क्या किया है भैया, तो अनेक उपाय सोचे हैं और उनको मूर्त रूप भी क्या कर दिया है, प्रदान कर दिया है। क्या कर दिया है, प्रदान कर दिया है। ठीक है, इतनी बातें समझते हैं आप लोग। अब आगे देखिए, कह रहे कि मानव के जीवन मरण की कहानी। देखिए यहां पर लिखा है ना, मानव के, लिखा है ना, मानव के जीवन मरण की कहानी अनादिकाल से, यानी लंबे समय से, आज से नहीं, लंबे समय से आज सदियों बाद भी उसी रूप में हमारे सामने क्या होती है, प्रकट होती चली आ रही है। मानव का यह कहानी, कह रहे कि मानव का यह कहानी और उसके उद्घाटन के ये सभी उपकरण क्या है, ये सभी उपकरण साधन आज हमारी अमूल्य धरोहर बन गए हैं। ठीक है, और हम इस पर क्या कर रहे हैं, गौरव भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं। ठीक है, गौरव भी करते हैं भैया और अभिमान भी करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई है, सब गद्यांश के आप व्याख्या समझ गए। ठीक है, अब इसके प्रश्न जो हैं उसको हम लोग जानेंगे, उसके प्रश्नों को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आप लोग की। देखिए उसके आगे कुछ प्रश्न है। ठीक है बंधु, एक एक बिंदु समझ में आ रही है ना, बहुत ही मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए। देखिए ये देखिए, अब अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि आदमी ने पहाड़ क्यों काटा। भाई, आदमी ने पहाड़ क्यों काटा, वहां गुल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी काटा है। देखिए किस लिए काटा है, कह रहा है कि आदमी ने जिंदगी को मौत से बचाने के लिए, मौत के पंजों से मुक्त करने के लिए, या उसे कहें तो अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे। ये भी गजीब बात है ना। अब देखो आगे, फिर कहा कि इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए, कौन कौन से कारनामे किए भाई, कौन कौन से उपाय किए। तो आओ देखो, कह रहे कि इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर, खंभे खड़े किए और तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती क्या किए, बिखेरे, फैलाए। अक्षरों के मोती क्या किए भैया, बिखेरे और कहें तो फैलाए। इतनी बातें सबको क्लियर है, समझ में आ रही है इतनी बातें ना भाई। कहीं से किसी को कोई दिक्कत है तो बतावें। ठीक है, फैलाए। अब देखिए आगे, उसके आगे कह रहा है कि क्या वस्तु, ठीक है, हमारी आज विरासत बन गई है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज हमारी क्या हो गई है, विरासत बन गई है। देखो भाई, तो कह रहा है कि सदियों पहले आदमी द्वारा चट्टानों पर खोदे गए संदेश, क्या भैया, खोदे गए संदेश, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने,
खड़े किए। क्या किए? खड़े किए गए। फिर चिकने पत्थर के खंभे तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के बिखेरे फैलाए, ठीक है, गए मोती आज हमारी क्या है? विरासत बन गई है। आज हमारी क्या बन गई है भैया? विरासत बन गई है। समझ में आ रहा है ना भाई? अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और से अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। नहीं आए तो बुलाइएगा जबरदस्ती। है चलो वहाँ पढ़ाई हो रहा है। अच्छा ठीक है, आइए आगे देखो। अगला हमारा है अजंता। कह रहे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण का क्या उद्देश्य रहा? कवि ने अजंता की गुफा का निर्माण ही क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या रहा? ठीक है, आइए जानते हैं। कह रहे कि मनुष्य की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए या अक्षुण्ण बनाकर, ठीक है, उसका ज्ञान सदियों बाद आने वाली तीन बार, तीन नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अजंता की गुफाओं का उसने क्या किया? निर्माण किया। अजंता की गुफाओं का क्या किया भैया? निर्माण किया। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ये बताइए पहले। आ रही है ना? ठीक है, नोट कर लो। देखिए दूसरा गद्यांश है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करें। कह रहा है कि पहले गद्यांश में कह रहा है जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रेखा। कह रहा है कि चितेरे जैसे रंग रेखा में दर्द दया की कहानी लिखते गए हैं कलावंत छेनी से। कह रहा है कि छेनी से मूर्तें उभारते हुए यानी बनाते हुए, कोरते हुए यानी काटते छाटते हुए, ठीक है, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर, ठीक है, क्या पड़ा? बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां सिरक उठी है, रुक गई है, स्थिरक उठी है यानी शर्मा गई है। कह रही कि बंबई के, कह रहा है यहाँ पर देखिए, सूबे में बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब और पश्चिम के दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोधे, कह रहे कि निचोधे पहाड़ों का एक सिलसिला क्या हो रहा है? उत्तर से दक्षिण चला गया है, उत्तर से दक्षिण खिसक गया है भैया। और जिसे ही सौहार्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सौहार्द कहते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या करेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे पत्थर की सजीव बनाने वाले पत्थर के सजीव बनाने वाले, ठीक है, देखिए कह रहे कि पत्थर को सजीव बनाने वाले कलाकारों ने यहाँ सौंदर्य की वर्षा ही कर दी है। मानो भैया कि एकदम सौंदर्य की पूरे रूपरेखा अर्थात कहें कि सुंदरता की वर्षा ही यहाँ पर कर दिया। किसने? कलाकारों ने। फिर कह रहे कि पत्थर को
तराधने, ठीक है, पर सॉरी यहाँ लिखा है पत्थर को तराशने वाले कलाकारों ने अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर में लग रहा है ऐसा कि प्राण फूंक दिया हो, ठीक है, और पत्थरों को सजीव बना दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे करके चित्रकारों ने अपनी तुलिका से रंगों से सारी पीड़ा और दया का भाव को साकार करने वाले चित्र अंकित कर दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहे कि मानव की कला यहाँ सजीव हो उठी है। क्या हो गई है? सजीव हो उठी है। लग रहा है जैसे कि इसमें प्राण उत्पन्न हो गया और इसमें कोई बोल रहा है, ऐसा प्रतीत हो गया है, ठीक है। अब ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस सजीव कला में कह रहे कि इस सजीव कला में प्रकृति ने अपना भरपूर योगदान दिया है, जिससे अजंता का दृश्य बहुत ही क्या होता है, मनोरम यानी सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उल्लासित हो नृत्य कर रही है, नाच रही है भैया, नाच बजाना कर रही है, ठीक है। अब आगे देखो कह रहे कि अजंता की मूर्ति कला की कौन सी विशेषताएं इस गद्यांश में बताई गई है। आइए देखिए इसका कौन सी बताया गया भैया। कह रहे कि अजंता की मूर्ति कला की जो विशेषताएं बताई गई है उनमें मुख्य विशेषता यह है कि अजंता की मूर्ति कला भावपूर्ण है। क्या विशेषता है? भावपूर्ण है। अजंता की मूर्ति कला क्या है भैया? भावपूर्ण है। और उसमें दया पीड़ा और स्पष्ट रूप से साफ रूप से क्या होती है? झलकती है, अर्थात दिखाई देती है। और कह रहे कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ की मूर्ति कला उच्च कोटि की है। लगता है ईश्वर ने उन पर सौंदर्य की वर्षा ही कर दी है। लगता है, मानो ऐसा प्रतीत होता है या लगता है कि ईश्वर ने उस मूर्ति में जान डाल दी है और वह इतनी अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है कि प्रकृति भी नाच रही है, प्रकृति भी उसकी सुंदरता के आगे मग्न हो गई है, ठीक है। ये हमारा रहा गद्यांश 2। ये 2 गद्यांश आपके सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे अगला हमारा अध्याय है पानी में चांद, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। ये हमारा अध्याय रहा संपूर्ण और बहुत ही अच्छे लेवल के हम लोग आज पढ़ाई किए हैं और इसी तरह से नित्य प्रति क्या करेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए इसमें 1 का 2 और भी गद्यांश है, तो उसको आपके लिए छोड़े हैं कि ताकि आप भी कुछ करें और आप भी उस चीज़ को पढ़ कर आवें। और अगर लग रहा है कि सर नहीं इसको भी थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में भी, तो उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। आपको सारा चीज़ तो बता दिया जा रहा है, लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट छोड़ा भी जा रहा है ताकि आप लोग भी उसका अध्ययन करें, ठीक है। और पूरे 30 दिनों में हम लोग का 30 क्लास होगा, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में भाई? आवाज़ क्लियर आ रही है ना? थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा लाइट वेट का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, इसके वजह से थोड़ा कभी लाइट कट जाती है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है। तो इस पे थोड़ा ध्यान नहीं देंगे और हम लोग का कंटेंट देखेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बात ये है, मूल महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया मेहनत हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं
और आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें और अच्छा अंक लावे। मजाक नहीं करिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और अच्छा से अच्छा अंक लाइएगा, ताकि जब हम लोग भी नंबर देखें तो हमारा भी सीना चौड़ा हो और हम लोग और मेहनत करें। और आप लोग के जो अनुज हैं, जो छोटे भाई हैं, वो भी जो 10वीं के, जो अभी 9वीं में पढ़ रहे हैं, जो 10वीं में जाएंगे, उनके लिए भी अच्छा कुछ करने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली अगली शाम को। आप जुड़ना ना भूलें अभिषेक स्टडी जोन पर, अपने चैनल पर। नाम क्या बताना है, अपने चैनल पर जुड़ना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जुड़ें। ठीक है, अब सब्सक्राइबर लगभग 400 प्लस हो गए हैं। तो आप लोग जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी देख रहे हैं हम लोग की सारी क्लासेस को, उनसे यह निवेदन है कि आप अपने अगल बगल के जो भी विद्यार्थी हैं, जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, उनको भी डांट फटकार कर कहो कि भैया आप लोग पढ़ाई तो करो। अरे यार, पाठक सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा तो इज्जत रख लो। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मेहनत करना है आप लोग को। इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि पता नहीं कितना मेहनत करना है। और उसकी बात सुनते हैं, एक दशरथ माझी पे पिक्चर बनी थी, अरे फगुनिया हम तुम्हें इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, पता नहीं कितना चाहते हैं। रात डूब जाती है, नींद टूट जाती है, चैन भी उड़ जाता है। ठीक है, हमको अगर अच्छा सॉरी ये अच्छा अगर हम लोग नंबर लावे, ठीक है, या हम लोग इस किताब से कहें तो कहेंगे कि मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ठीक है भाई, तो अच्छे से लौटाना है। और लौटाए, आप लोग लौटाएंगे कब भाई? मेरा नींद और मेरा चैन आप लोग चुरा लिए हैं, तो लौटाना ज़रूरी है। और लौटाएंगे तभी जब आपका अच्छा अंक आएगा। ठीक है, जब आपका अच्छा अंक आएगा तो आप वही प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपके माता पिता के साथ साथ हम लोग की भी खुशी दोगुनी तीन चौगुनी हो जाएगी। तो आप लोग मेहनत करना नहीं छोड़ें। और जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, जो रुक गया वह रूठ गया, जो चल दिया वो दौड़ लिया। जो रुक गया वह रूठ गया, जो चल दिया वह दौड़ दिया, इस भीड़ की लहर में वो ना जाने क्या कुछ कर दिया। चाहे आई कितनी ही चाहे आई कितनी ही हमारे अंदर कमियां, उसको भी उसने तोड़ दिया। बात जो भी हो मगर हमने एक एक लहेटे में कुछ कर दिया। तो आप लोग पढ़ें, मेहनत करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का अच्छा मार्क्स आवे। और हिंदी में जो भी कहीं दिक्कत हो तो उसको बतावें कि सर आपने यहाँ पर ये गलती कर दिया है। आप अपने छोटे भाई समझकर ही बोल दीजिए, सर नहीं समझेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले शाम को। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री कृष्णा।